नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। टीसीएस के मिले जुले नतीजे, नेट प्रॉफिट मार्जिन उम्मीद से बेहतर, लेकिन डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान से कम। 4,150 रुपए प्रति शेयर बाईबैक को मंजूरी, वर्क फ्रॉम ऑफिस पर जोर। निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में जोश, सेंसेक्स 394 और निफ्टी 122 अंक चढ़कर बंद। रियल्टी, ऑटो, इंफ्रा, फार्मा में तेजी। इजराइल हमास जंग में 3,600 से ज्यादा जानें गईं। गाजा बॉर्डर के करीब हमास ने किया इजरायली बच्चों और महिलाओं की हत्या। भड़के बाइडेन ने बताया शैतानी हरकत, बिजली की भारी किल्लत। राजस्थान में चुनाव की तारीख बदली, 23 की जगह अब 25 नवंबर को होगी वोटिंग। बड़ी संख्या में शादी और समारोह होने की वजह से बड़ी तारीख। बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल ऐप पर आरबीआई का एक्शन, ऐप से नए ग्राहक जोड़ने पर रोक, पुराने ग्राहक पर नहीं पड़ेगा कोई असर। बैंक ने कहा ऐप पूरी तरह सुरक्षित। युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए बनेगी नई संस्था मेरा युवा भारत। केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी, लिथियम समेत 3 जरूरी मिनरल की रॉयल्टी फिक्स। वर्ल्ड कप मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 273 रनों का टारगेट। और सबसे पहले बात इजराइल और हमास के बीच ऐलाने जंग की। इजराइल हमास के बीच चल रही जंग बढ़ती जा रही है। इजराइल हमास जंग का आज 5वां दिन है। रात भर में इजराइल ने गाजा में हमास के 200 ठिकानों पर हमले किए। इसमें हमास के कई आतंकी ठिकाने शामिल है। इजराइल के हवाई हमले में हमास के वित्त मंत्री समेत कई आतंकी ढेर हो गए। इधर आज लेबनान की तरफ से भी उत्तरी इजराइल में रॉकेट दागे गए। यानी गाजा में हमास और लेबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर दो तरफा अटैक हो रहा है। वहीं इजराइल पर हमास के खिलाफ फास्फोरस बम का इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। गाजा के सीमावर्ती इलाकों पर कब्जे के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने गाजा का नक्शा बदलने की चेतावनी दी है। जंग के बीच बातचीत का दौर भी जारी है। कल इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तीसरी बार बात हुई। हथियारों से लैस अमेरिकी विमान भी इजराइल पहुंच गया है। आज अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी इजराइल पहुंचेंगे। और इजराइल हमास जंग का ताजा अपडेट बताने के लिए इजराइल से जुड़ी हैं फर्स्ट पोस्ट की मैनेजिंग एडिटर पलकी शर्मा। पलकी, ये बताइए अभी क्या अपडेट है? क्या अब ये लड़ाई एक से ज्यादा मोर्चे पर पहुंच गई लगती है और क्या अब इजराइल जमीनी जंग शुरू करने वाला है? जी, इनफैक्ट ये अब 3 फ्रंट पे एक्शन हमें दिख रहा है। एक तो गाजा की तरफ जहाँ पे बमबारी जारी है और काफ़ी हैवी फायरिंग हो रही है। रॉकेट्स लगातार इजराइल की तरफ से दागे जा रहे हैं गाजा में। और गाजा आप जानते हैं कि एक कंक्रीट जंगल है। जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो बहुत ज़्यादा है। 365 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा क्षेत्र है और उसमें करीब 20 लाख लोग रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने पास लोग रहते हैं और सिविलियन कैजुअलिटीज़ अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। तो गाजा में तो प्राइमरी फोकस है। उसके अलावा लेबनान के बॉर्डर पे हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ अटैक्स आए हैं और इजराइल ने उसका जवाब दिया है। कुछ मिलिट्री एक्शन वहाँ पे भी देखा गया है। सीरिया में भी जो ईरान के कुछ एसेट्स हैं उनके ऊपर इजरायली हमले की खबरें हैं। तो 3 दिशाओं में एक्शन हो रहा है। उसके अलावा ग्राउंड ऑफेंसिव की आपने बात की। ग्राउंड ऑफेंसिव इज़, आई वुड से, नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ़ बट व्हेन। क्योंकि पूरी तैयारी हो गई है। इजराइल की जो सेना है वो गाजा के बॉर्डर पे तैनात है
और गाज़ा के बॉर्डर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 7 चेक पॉइंट्स हैं, जिनमें से 6 इजराइल की तरफ खुलते हैं और एक इजिप्ट की तरफ खुलता है। तो पूरा उसको एरिया को सील किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी की जा रही है। और अमेरिका जैसे देश जो हथियार भेज रहे हैं, कल एक फ़्लाइट आई थी क्रिटिकल एम्यूनिशन के साथ। एक अमेरिकन वॉरशिप USS जेरल्ड फोर्ड ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है और दूसरी वॉरशिप भी इस तरफ रुक कर रही है, जिसका नाम है USS आइजनहावर। तो पूरी तैयारी है ग्राउंड ऑफेंसिव की और इस लड़ाई को एस्केलेट करने की। बहुत बहुत शुक्रिया पलकी इस तमाम जानकारी के लिए। और इजराइल में हमास ने कैसे तबाही मचाई है, इस बारे में हमारे सहयोगी नीरज ने वहां से रिपोर्ट भेजी है। देखिए लगातार पिछले 5 दिनों से नागरिकों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है कि वो अपने घरों में रहे, लेकिन इस वक्त हम लोग जहां मौजूद हैं वहां पहली बार हम लोग पहुंचे हैं जेरौत और गाजा पट्टी के बॉर्डर पे, जहां से हमास के लड़ाके घुसे हुए थे। आपको पहले यहां तस्वीरें दिखाते करम सिंह, ये जो एरिया, यहां से हजारों की संख्या में हमास के लड़ाके घुसे गाजा पट्टी और इजराइल के बॉर्डर में। 20 पॉइंट से वो घुसे थे, एक पॉइंट ये था, यहां से घुसे थे। लेकिन यहां का मंजर आप देखेंगे तो आपको दिल दहला देने वाला है। बहुत ही खौफनाक मंजर है। ये देख सकते किस तरह का तांडव मचाया गया था इस हाईवे पे जेरौत गाजा बॉर्डर पे। ये तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम पेड़े जो हैं, जो जंगल का थोड़ा बहुत एरिया होता है, वो जल गया था। यहाँ बमबारी की गई थी। कार की स्थिति देखिए, इस कार की स्थिति देखिए, ये स्थिति क्या है वो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा। केवल लोहा बचा हुआ है इस कार में, और ये महज यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे गाजा है। गाजा यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। लगातार इस तरह से सड़क पे बुलेट बिखरा पड़ा है। और ये तस्वीर आपको जो दिखाई मैंने, किस तरह से कारों को जलाया गया है। बार बार इजराइल की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये नरसंहार किया गया और इसीलिए इजराइल ने युद्ध की घोषणा की है। गाजा बॉर्डर जेरौत की पहली बार हम यहाँ पहुँचे हैं, बहुत कम मीडिया के लोग यहाँ पहुँचे हैं। और उधर देखिए, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर गाजा है और 1 से 8 किलोमीटर तक की दूरी है अगर इस हाईवे से आप आगे बढ़ेंगे। जहाँ आपको धुआं दिख रहा है वो इजराइल बार बार मिसाइल से हमला कर रहा है और उसकी तस्वीरें आपको दिख रही हैं। और इसीलिए इजराइल बार बार ये कह रहा है कि गाजा बॉर्डर को सिक्योर कर लिया गया है, लेकिन एयर को अब तक, यानी आसमानी आफत अभी भी हमास की तरफ से है। एश्केलॉन की बात करें, दूसरे दक्षिणी शहरों की बात करें, जेरौत की बात करें, हमारे सामने एक मिसाइल गिरा था। तो इस तरह की तस्वीरें आपको गाजा पट्टी और इजराइल के बॉर्डर से देखने को मिल रही हैं। वहीं रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा ने इजराइल हमास के युद्ध पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अभी आतंकी गाजा पट्टी पर हैं, लेकिन ये इजराइल के अंदर घुस गए तो बड़ा युद्ध हो सकता है। The real battle will take place inside. Their first option would be to save the life of these hostages, Israeli citizens who were kept hostage in that area, and in case if they killed them, then there will be big problem for them. They have a large number of people that started migrating also. Migration is taking place from there. But the problem, where to go? Nobody is willing to accept them. इजराइल हमास के बीच जंग में किसका क्या है खेल? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। इधर पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड और भारत का दुश्मन आतंकवादी शाहिद लतीफ पाकिस्तान में मारा गया है। पाकिस्तान की एक मस्जिद में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि अभी तक उसके हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। लतीफ ने ही 2016 में पंजाब के पठानकोट के एयर बेस पर आतंकवादी हमले की साजिश रची थी। वो जैश का आतंकवादी था। भारतीय एजेंसियां काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी। और इस तिमाही में टीसीएस के नतीजे मिक्स्ड रहे, मिले जुले रहे हैं। टीसीएस का नेट प्रॉफिट मार्जिन उम्मीद से बेहतर रहा है, लेकिन डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ में कमजोरी रही है। कंपनी ने बायबैक को मंजूरी दी है। हर्षदा सावंत डिटेल के साथ जुड़ रही हैं। बताइए हर्षदा।
टीसीएस के सेकंड क्वार्टर में डॉलर रेवेन्यू फ्रंट पर निराशा ही हाथ लगी है। 7,210 मिलियन डॉलर का डॉलर रेवेन्यू जो आया है वो दरअसल काफी निराशाजनक है, जहां पर अनुमान था कि थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दरअसल 17 क्वार्टर्स में पहली बार है कि कंपनी ने डॉलर रेवेन्यू में दरअसल गिरावट दर्ज की है। वहीं अगर आप ध्यान दें कि इनकी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो पिछले क्वार्टर में नदारद थी 0% थी, इस क्वार्टर में करीब 0.1% पर आई है, यानी कि वहां पर माहौल में कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि यहां पर कंपनी जरूर कहती है कि मार्जिन थोड़े से बेहतर होते दिखाई दिए हैं। मार्जिन में 1% से ज्यादा की बढ़त देखी गई है। 24.3% के मार्जिन आए हैं और वो हुआ है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और साथ ही साथ बेहतर एग्जीक्यूशन के चलते। लेकिन सेंटिमेंट में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। सेंटिमेंट अभी भी बिगड़ा हुआ है। क्लाइंट्स की तरफ से ज्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं, क्योंकि आर्थिक अनिश्चितता दरअसल इनके बजट्स को बढ़ने नहीं दे रही है। ये कंसर्न है जो शायद दूसरी छमाही में भी कंपनी पर हावी दिखेगी। अगर आप सेक्टोरली ध्यान दें तो एनर्जी स्पेस में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। मैन्युफैक्चरिंग का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन जो कंपनी का पेन पॉइंट था बीएफएसआई वो अब भी बरकरार है। वहां पर ग्रोथ के आसार अभी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कंपनी के मूड माहौल में कोई सुधार नहीं है और एनवायरमेंट अभी भी खराब ही दिखाई दे रहा है। साथ ही कंपनी ने 17,000 करोड़ के बायबैक का ऐलान किया। 4,150 रुपए प्रति शेयर पर दरअसल ये बायबैक आएगा और टेंडर रूट के जरिए ये बायबैक का ऐलान हुआ है। कंपनी से अपेक्षा थी कि 18,000 करोड़ से ज्यादा का दरअसल वो बायबैक पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षदा। और बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज के बाजार की। आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी का दिन था और बाजार में जोश देखने को मिला। इसी के साथ बाजार दूसरे दिन हरे निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स 394 अंक चढ़कर 66,473 पर बंद हुआ। निफ्टी 122 अंक चढ़कर 19,811 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रही रियल्टी, ऑटो, इंफ्रा शेयरों में। आईटी, पीएसयू, बैंकिंग शेयरों पर आज दबाव देखने को मिला। और भारत पर सीएलएसए सुपर बुलिश नजर आता है। पोर्टफोलियो में भारत का वेटेज 20% तक बढ़ाया है। पूरी रिपोर्ट बता रहे हैं यतीन मोता। तो फॉरेन ब्रोकरेज सीएलएसए की बात करें तो इन्होंने इंडिया का जो वेट है और स्टांस है वो दोनों ही चेंज कर दिया है। सीएलएसए काफी समय से इंडिया के ऊपर एक नेगेटिव व्यू यानी अंडरवेट व्यू रख के बैठा हुआ था, लेकिन एमएससीआई इंडेक्स पे जो इंडिया का वेट है उससे अब 20% ज्यादा वेट सीएलएसए अपने मॉडल पोर्टफोलियो में इंडिया के लिए रख रहा है। अगर आपको ध्यान है तो कुछ ही महीनों पहले सीएलएसए ने इंडिया को अंडरवेट कर दिया था और जो एमएससीआई का वेट है उससे 40% कम वेट इंडियन इक्विटीज को दिया था। लेकिन सीएलएसए को लगता है कि जिस हिसाब से ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक इंडियन सिचुएशन इंप्रूव हुई है, इससे शायद आपको इक्विटीज में आउट परफॉर्मेंस होता हुआ दिखाई पड़े। जहां तक कि सेंट्रल बैंक का सवाल है यानी आरबीआई का सवाल है, उनकी पॉलिसी भी बहुत जबरदस्त तरीके से बेटर है यूएस फेडरल रिजर्व के मुकाबले। और ओवरऑल अगर हम देखें तो जो सस्ता क्रूड ऑयल हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं और जो करंटली फ्यूल सप्लाई सिचुएशन है इंडिया में, उसका कोई एक्सटर्नल शॉक नहीं दिखाई पड़ रहा है इकोनॉमी में। इनफैक्ट जो ग्लोबल इकोनॉमिस्ट हैं और जो आईएमएफ है, इन्होंने इंडिया की ग्रोथ आउटलुक पर भी अब सुधार बताया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए सीएलएसए ने बदलाव किए हैं। जहां तक कि इमर्जिंग मार्केट्स का सवाल है, इनको लगता है कि इंडिया का वैल्यूएशन जो करंट है वहां से भी आप 20% की ओवरऑल अपसाइड मार्केट में देख सकते हैं, जिसके कारण यहां आपको बेहतरीन तरीके से रैली होती हुई दिखाई पड़ सकती है। एफआईआई की जो पोजीशन है वो ओवरबॉट नहीं है इंडियन इक्विटीज में। इनफैक्ट जो एफआईज हैं इनकी पोजीशंस को देखते हुए सीएलएसए को लगता है कि यहां से भी फर्दर हेडरूम है एफआईज की खरीदारी करने के लिए। और अगर हम बात करें जो ईपीएस ग्रोथ है इंडियन कॉर्पोरेट्स के लिए, ये जीडीपी ग्रोथ से सपोर्टेड रहेगी। कौन से स्टॉक्स वो हैं जहां वो बुलिश हैं? हाई कन्विक्शन कॉल्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, भारतीय एयरटेल है, एसबीआई है। तो आपके स्क्रीन पे देखिए आप जो दिग्गज कंपनीज हैं यहाँ जो सीएलएसए है उनके पसंदीदा स्टॉक्स हैं। इसके अलावा एलएनटी, एक्सिस बैंक, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स में भी सीएलएसए को यहां से फर्दर अपसाइड लगती है। तो ये जो 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है लार्ज कैप्स में, यहां सीएलएसए काफी बुलिश दिखाई पड़ रहा है और ओवरऑल मार्केट में जैसे कि मैंने पहले कहा 22% की अपसाइड सीएलएसए को लग रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मोबाइल की बैटरी के लिए जरूरी लिथियम के उत्पादन की तरफ सरकार में आज एक बड़ा कदम उठाया गया। कैबिनेट में लिथियम समेत कई मिनरल्स के लिए रॉयल्टी की दरें तय करने का फैसला हुआ है।
और डिटेल समझते हैं लक्ष्मण रॉय से। बताइए लक्ष्मण जी, कैबिनेट के फैसले। दरअसल कैबिनेट की बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए। एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, ये मोबाइल फोन हो या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, आप देखते हो वो काफी महंगे होते हैं कई बार, और महंगे होने के पीछे वजह है कि इनमें जो बैटरी लगती है, उस बैटरी में जिस लिथियम मिनरल का इस्तेमाल किया जाता है वो भारत में मिलता ही नहीं है, भारत में उसका उत्पादन नहीं होता है। अब सरकार ने इस लिथियम समेत अन्य मिनरल की कमर्शियल माइनिंग का रास्ता खोल दिया है और कैबिनेट में इस बारे में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 3% रॉयल्टी लिथियम की माइनिंग पर तय करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा नियोबियम है जिसकी कमर्शियल माइनिंग पर 3% की रॉयल्टी लगेगी। दूसरे जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उस पर 1% की रॉयल्टी लगेगी। और अब इस कैबिनेट के फैसले के बाद बहुत जल्द लिथियम माइनिंग के लिए बोली सरकार मंगाएगी। तो ये तो रही बात लिथियम समेत दूसरी माइनिंग की कमर्शियल माइनिंग का रास्ता खोलने को लेकर के। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो यह है कि मेरा युवा भारत के नाम से एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाया जाएगा। इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये दरअसल देश भर के जो युवा हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का प्रयास करेगा और इसके तहत युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने, स्किल डेवलपमेंट कराने, सरकारी सुविधाएं उन तक पहुंचाने, इसके लिए ये संस्था काम करेगा। तो ये दो बड़े फैसले यहाँ पे लिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और जो लक्ष्मण जी बता रहे थे मेरा युवा भारत संस्था, इसकी जानकारी दी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने। देश के युवाओं को विकास और युवाओं की ऊर्जा का कर्तव्य बोध और सेवा भाव के साथ राष्ट्र निर्माण में उपयोग करने के उद्देश्य हेतु माई भारत नाम की एक यूनानिमस संस्था बनाने का निर्णय लिया है। माई भारत, मेरा युवा भारत। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज मुंबई में वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने डिप्लोमेट्स और उद्योगपतियों से मुलाकातें भी की। भूपेंद्र पटेल ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला समेत कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की। भूपेंद्र पटेल ने उद्योगपतियों को अगले साल 10 से 12 जनवरी को होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने का न्योता भी दिया। देश में ओलंपिक वैल्यू को आगे बढ़ाने के मिशन पर रिलायंस फाउंडेशन लगातार लगा हुआ है। अब इसके लिए रिलायंस फाउंडेशन ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ एग्रीमेंट किया है। इस करार का मकसद भारत में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम को प्रमोट करना, एक्सटेंड करना है। रिलायंस फाउंडेशन और आयुषी मिलकर युवाओं में स्पोर्ट्स के माध्यम से ओलंपिक की भावना का प्रचार प्रसार करेंगे। We as Indians are so proud to welcome the Olympic movement back to India after 40 years. Reliance Foundation is delighted to partner with OWEP, and we are really looking out to this partnership. OWEP brings both sports and education together. With this partnership, we hope to positively impact the 250 million school-going children of India, reaching out to the remotest villages and regions of India, giving them options of a more disciplined, healthier, fitter and more ethical lifestyle. और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जरूर आइए क्योंकि आपको दिखाएंगे ताली से थाली का सफर, मुंबई नजरिया। स्वागत है। इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव 2023 के अवसर पर ISPA यानी इंडियन स्पेस एसोसिएशन ने नैस्कॉम और डेलॉयट के साथ मिलकर एक स्पेस टेक रिपोर्ट को पेश किया है। इसमें भारत को तेजी से बढ़ती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र और सरकार के लिए गठबंधन के अवसरों की चर्चा की गई है। पूरी ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा अहम परसेंटेज एप्लीकेशंस और डाउनस्ट्रीम की है। आज तीसरे दिन इन स्पेस के चेयरमैन ने प्राइवेट स्पेस के डिकेडल प्लान अनाउंस किया कि अगले 10 साल में गवर्नमेंट भारत में स्पेस को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या करेगी, और उन्होंने बताया कि भारत का स्पेस
यूं तो मुंबई में अच्छे रेस्टोरेंट्स की कमी नहीं है, लेकिन हम आज बात करेंगे एक ऐसे कैफे की जो बाकी कैफे और रेस्टोरेंट से बिल्कुल अलग है। अपने नाम, काम और मस्त खान पान से ये कैफे लोगों का नजरिया बदल रहा है। देखिए हमारी संवाददाता शालू प्रिया की ये स्पेशल रिपोर्ट। नजरिया बदलो, नजारा बदलेगा। इसी सोच के साथ बम्बई नजरिया कैफे की शुरुआत लगभग 2 साल पहले हुई थी। मुंबई का ये पहला ऐसा कैफे है जहां PWD और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग यहां आने वाले लोगों की मेहमान नवाजी भी करते हैं और उनके लिए खाना भी तैयार करते हैं। कैफे में कदम रखते ही आपको 80 और 90 दशक के मुंबई की झलक मिलेगी। एक घर को बम्बई नजरिया में तब्दील किया गया है जो लगभग 500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जिसमें 3 सिटिंग एरिया है। इसके अलावा यहाँ एक मिनी लाइब्रेरी भी है जिसमें वो किताबें रखी गई हैं जो लोगों ने यहाँ आके डोनेट की थी। एस्थेटिक क्रॉकरी, विनाइल रिकॉर्ड, पुराने टाइपराइटर और लाइट्स यहाँ के इंटीरियर को ओल्ड बॉम्बे टच देती है। लेकिन यहाँ की सबसे यूनिक बात तो यहाँ की ये ट्रांसजेंडर टीम ही है जो शायद यहाँ आने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा टच करती हैं। ईरानी कैफेज एंड कैथलिक गोवन इंस्पायर्ड ये किया हमने। तो पुराना जो बॉम्बे था जब भी मुंबई में ट्रांजिट हुआ था, जब भी ईरानी कैफ़े वो द फर्स्ट चाय वाला बोलते पहले चाय वाले शहर के, तो वो रिलेटेड इंस्पायर्ड है। बट मोस्टली देखे रिक्लेम्ड किया है बहुत सारी चीज़। जितना खूबसूरत और वाइब्रेंट यहाँ का इंटीरियर है उतना ही शानदार यहाँ का खाना भी है। इनके मेन्यू में आपको वेज से लेकर नॉन वेज आइटम्स के कई डिश मिल जाएंगे, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ सबसे यूनिक है वो है यहाँ की पिंक चाय। तो जब भी आप बम्बई नज़रिया आए, यहाँ की पिंक चाय ज़रूर ट्राई करें। अब बात करें खाने की तो इनका फूड मेन्यू ईरानी कैफे से प्रेरित है। ईरानी बन मस्का, पारसियों की फेमस फ्लेवर्ड पालोंजी ड्रिंक, एग पॉलिश फ्रेंच क्रोज़ों, स्पेशल पिंक चाय और कॉफी से लेकर मुंबई का मशहूर पाव भाजी, बॉम्बे ग्रिल सैंडविच और मोमोज तक यहाँ आपको वेज और नॉन वेज क्विजीन की अनेकों डिश मिल जाएंगी। अच्छा खाना और कुछ हट के माहौल, आने वालों को और क्या चाहिए। Bombay is so full of diverse cafes and they talk about inclusivity but कभी होता नहीं है। This cafe is amazing. उनकी ambience से लेके it's like it has rustic vibe. I think this is a place everyone should visit. This place was in my wish list since long and this is an amazing and extraordinary place. I just love the food and mostly I love the people over here. डिएगो मिरांडा ने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए इस कैफे की शुरुआत की थी। बम्बई नजरिया का मकसद PWD ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को रोजी रोटी के साथ उन्हें समाज में इज्जत देना और उनके प्रति लोगों की धारणा को भी बदलना है। शालू प्रिया, CNBC आवाज। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से। सोशल मीडिया हैंडल्स आपकी स्क्रीन पर। नमस्कार।